हमने पढ़ा पीजीबीपी हेड में सेक्शन 30 से 37 सब सेक्शन 1 में एक्सपेंसेस का डिडक्शन अलाउ होता है, खर्चों की छूट सेक्शन 30 से 37 सब सेक्शन 1 में मिलती है। तो सेक्शन 36 पढ़ते हैं, क्या ये सेक्शन 30 से 37 सब सेक्शन 1 के बीच में आ रहा है? तो सेक्शन 36 में कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस मिलेंगे। स्पेसिफिक मतलब खर्चों के नाम हैं, वो पर्टिकुलर खर्चे ही सेक्शन 36 में अलाउ होंगे। पहला है स्टॉक का इंश्योरेंस प्रीमियम। एसएससी अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाता है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा होता है, तो ये खर्चा क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 36। फिर ये पॉइंट बाद में समझेंगे। प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझते हैं इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज। एसएससी अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाता है। कैसा? इंश्योरेंस भी काफी टाइप के होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, एक होता है पर्सनल इंश्योरेंस। 3 टाइप के तो इंश्योरेंस होते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस अलग, लाइफ इंश्योरेंस अलग, मेडिकल इंश्योरेंस अलग। यहां पर कौन से इंश्योरेंस की बात हो रही है पढ़ते हैं। एसएससी एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ पर उसने मेडिकल पॉलिसी ली है। इस मेडिकल पॉलिसी को हम बोलते हैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी। मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। उसका प्रीमियम, एसएससी एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ पर उसने मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसका प्रीमियम एसएससी एम्प्लॉयर है पे कर रहा है अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो एसएससी के लिए एक्सपेंडिचर है, इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन एम्प्लॉयर मतलब एसएससी को मिल जाएगा। लेकिन मिल तो जाएगा, कंडीशन है दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये इंश्योरेंस स्कीम मस्ट बी फ्रेम्ड बाय जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने स्कीम बनाई है। एक होता है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस के मामले तो कौन टैकल करता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मेडिक्लेम के जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम किसने बनाई है, फ्रेम किसने की है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने बनाई, इसने अप्रूव सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए। अगर अदर इंश्योरर ने बनाई है, किसी और इंश्योरेंस कंपनी ने बनाई है, तो आईआरडीएस से अप्रूव्ड होनी चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। आप बोलोगे अदर इंश्योरर क्या? अदर इंश्योरर क्या? अरे जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, बजाज एलियांस, टाटा एआईजी, बिरला सन लाइफ, जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अदर इंश्योरर में आ जाएंगी। वो स्कीम फ्रेम करें और उनकी इंश्योरेंस स्कीम आईआरडीए से अप्रूव्ड हो। तो फर्स्ट कंडीशन डाली गई, इंश्योरेंस स्कीम कैसी हो, किससे, कौन फ्रेम करे, कौन अप्रूव करे। सेकंड कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपको ध्यान हो 35AD का एक क्वेश्चन कराते वक्त मैंने बोला एसएससी ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश में पे कर दिए, 10,000 से ज्यादा थे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, तो 10,000 से ज्यादा कैश में पे कर दिए। वो डिसअलाउ मैंने कौन से सेक्शन में किए थे? सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 3 में था कि नहीं? ऐसे चेक करो वो क्वेश्चन के अंदर। सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 3 कौन सा क्वेश्चन था? 35AD वाला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने वो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000 थे, मतलब 10,000 से ज्यादा कैश में पे किए, तो डिसअलाउ कौन से सेक्शन में किए? 40A सब सेक्शन 3 में किए। तो वो सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रग रग में बस जाता है। अच्छा 10,000 से पेमेंट करना है, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डीडी, प्रेस्क्राइब्ड मोड से करना है, अदर मोड से नहीं करना है, अदर मोड से किया तो खर्चा डिसअलाउ, वो दिमाग में बस गया। एग्जाम में क्वेश्चन आया, P&L अकाउंट में डेबिट में लिखा हुआ है
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। एसएससी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, पीएनएल में डेबिट है, ठीक है, कितना? 25,000 पीएनएल में डेबिट है। फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि वो जो खर्चे के ऊपर बात लिखी थी वो कैश में पेड हुआ है। अब स्टूडेंट उसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखता है कि 10,000 से एक्सीडिंग है, 25,000 है और वो कैश में पेड हुआ है, डिसअलाउड। और डिसअलाउ होने का सेक्शन लिख देता है 40A सब सेक्शन 3। ठीक है, गलत हो गया आपका वो। क्यों? कंडीशन नंबर 2 ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? ये जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए पे कर रहा है, एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंडिचर है, ये पेमेंट उसने प्रीमियम का किया मस्ट बी मेड थ्रू एनी मोड अदर देन कैश। अरे तो 10,000 की लिमिट या है ही नहीं, या तो 1 रुपया भी अगर कैश में पे किया अलाउ होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन में अगर बोल दे आपको प्रीमियम पे हुआ 8,000, कैश में पेड हो गया, अब कई स्टूडेंट क्या लिखेंगे उसको? अच्छा 10,000 के अंदर हुआ, अलाउड। यहां क्या बोल रहे हैं? 1 रुपया भी कैश में पे करना अलाउ नहीं है। और एक बात बता दूं, पूरे इनकम टैक्स में मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर आगे भी जहां पॉइंट लिखे हुए हैं वहां हर जगह लिखा है कि ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना है इन एनी मोड अदर देन कैश। आगे भी पॉइंट आएंगे इसके। और मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए परमानेंट बात है कि इसका पेमेंट आपको करना है इन एनी मोड अदर देन कैश। तो 1 रुपया भी था, मतलब 10,000 से कम था, जैसे 8,000, और वो कैश में पे कर दिया, कैश में पे कर दिया, अलाउ हो गया या डिसअलाउ? डिसअलाउ। ठीक है, क्यों? कैश में पे होना ही नहीं चाहिए। इस सेक्शन के अंदर खुद ही दे रखा है कैसे पे करना है, मस्ट बी मेड थ्रू एनी मोड अदर देन कैश। ये सेक्शन सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करता है, मतलब मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम की बात करता है। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और उसका प्रीमियम एम्प्लॉयर ही भरता है, पे करता है, तो एम्प्लॉयर को उस खर्चे की छूट सेक्शन 36 में नहीं मिलेगी, इस सेक्शन में नहीं मिलेगी। क्यों? यहां पर तो सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अलाउड है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं। तो एसएससी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए उसने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया, उसके लिए एक्सपेंडिचर है, इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन उसे सेक्शन 36 में नहीं मिलेगा, तो वो इसका डिडक्शन सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में क्लेम कर लेगा। मिलेगा तो सही, ठीक है। तो इंश्योरेंस को लेकर आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बातें हो गई। इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर काफी सारी बातें हो गई और आपको झांका ही नहीं पड़ा कि क्या क्या हो गया। तो लिख के बताऊं मैंने क्या क्या बोला इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, तो उसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर जिन सेक्शंस से शुरुआत की, उसमें शुरुआत की मैंने सेक्शन 30 बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम की बात बोली थी। बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 30 में अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। फिर सेक्शन 31 में मैंने बोला प्लांट मशीनरी फर्नीचर का इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर सेक्शन 36 में स्टॉक के इंश्योरेंस प्रीमियम की बात। फिर सेक्शन 36 में ही एम्प्लॉइज के लिए एसएससी ने मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। और अगर एम्प्लॉइज के लिए ही
कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है तो कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम है तो 37 सबसेक्शन 1 में होगा अलाउ। और अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी ले और उसका प्रीमियम भी एम्प्लॉयर भरे तो वो भी कहाँ अलाउ होगा? 37 सबसेक्शन 1 में। तो एक बात और लिख देते हैं, एम्प्लॉइज के लिए कौन सी पॉलिसी? पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इतने सेक्शन पढ़े, ध्यान पड़ा आपको? बस आगे सुनते जा रहे हो, पिछला तो कुछ रिकॉल हो ही नहीं रहा है। हो गया? लिख लिया? हो गया? चलिए, फिर एसएससी अपने एम्प्लॉइज को बोनस और कमीशन का पेमेंट करता है। एसएससी एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉइज को बोनस और कमीशन का पेमेंट करता है, तो ये खर्चा उसे अलाउ हो जाएगा पीजीबीपी हेड के सेक्शन 36 में। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज, यहां पर सैलरी की बात नहीं बोली। जो अदर देन बोनस कमीशन एम्प्लॉय को सैलरी दी जाएगी तो वो सैलरी का खर्चा एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, कहां अलग होगा? सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में। उसमें से सिर्फ बोनस कमीशन जो एम्प्लॉय को दिया गया वो सेक्शन 36 में अलग होगा। ठीक है, तो बोनस और कमीशन एसएससी एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉइज की सर्विसेज का उनको बोनस कमीशन दे रहा है, अलाउ हो जाएगा। लेकिन अलाउ होने की कंडीशन लिखी गई है, कंडीशन ढंग से समझना। ये खर्चा अलाउ हो जाएगा ओनली इफ, मतलब कंडीशन बोल रहे, कंडीशन ढंग से समझना। ओनली इफ सच सम वुड नॉट हैव बीन पेबल टू एम्प्लॉय एज प्रॉफिट और डिविडेंड। ओनली इफ सच सम वुड नॉट हैव बीन पेबल टू एम्प्लॉय as profit or dividend had such sum not been paid as bonus or commission। इसको हिंदी में बोल के बताऊं, अगर आज इनको बोनस और कमीशन, इनको बोनस और कमीशन के बजाय अगर प्रॉफिट और डिविडेंड दे दे, वो प्रॉफिट और डिविडेंड नहीं देके उनको बोनस और कमीशन दे दिया है। वैसे उनको प्रॉफिट और डिविडेंड देते, प्रॉफिट और डिविडेंड नहीं देके उनको बोनस और कमीशन दे दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या? दोबारा सुनो, ओनली इफ सच सम वुड नॉट हैव बीन पेबल टू एम्प्लॉय एज प्रॉफिट और डिविडेंड हैड सच सम नॉट बीन, मतलब क्या? आज अगर इनको बोनस और कमीशन दिया है, अगर इनको बोनस और कमीशन नहीं देते तो इनको प्रॉफिट और डिविडेंड में हिस्सा देना पड़ जाता। इसका मतलब आज जो बोनस और कमीशन दिया इन एम्प्लॉइज को वो कंपनसेटिंग नेचर का है। ये इसलिए दिया गया है ताकि उन एम्प्लॉइज को प्रॉफिट और डिविडेंड में हिस्सा न देना पड़े, इसलिए उनको बोनस का झुंझुना हाथ में थमा दिया गया है। क्यों? अब इस बात को ऐसे समझना, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात बताता हूं तो समझ आएगी। बताइए, क्या एक एम्प्लॉई अपनी एम्प्लॉयर कंपनी है उसका, उसमें वो शेयर होल्डर भी हो सकता है क्या? तो ESOP स्कीम में उसको शेयर इश्यू हो गए तो वो एम्प्लॉई कंपनी में, अपनी ही कंपनी में जहां वो एम्प्लॉई है, शेयर होल्डर भी हो गया। तो मान लेते हैं 2 पर्सन हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए इस कंपनी में मिस्टर ए इस कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, वो सिर्फ इस कंपनी में
शेयर होल्डर है और मिस्टर बी इस कंपनी में शेयर होल्डर भी है प्लस एम्प्लॉय भी है। और ये शेयर होल्डर कितने परसेंट के हैं? 10% का मिस्टर ए है, 10% का मिस्टर बी है। इस मिस्टर बी को समझाया गया कि मिस्टर बी, आप शेयर होल्डर भी हो, आप एम्प्लॉय भी हो। देखो, शेयर होल्डर रोज नहीं आता है, एम्प्लॉय रोज आता है। वो कंपनी का काम भी कर रहा है, एम्प्लॉय भी है, वो रोज आ रहा है कंपनी। तो उसको समझाया जा रहा है, देख तू शेयर होल्डर भी है, एम्प्लॉय भी है। तो ये जो बाहरी आदमी है मिस्टर ए, वो सिर्फ शेयर होल्डर है। अपना पर्पस क्या है? ये कंपनी तेरी भी है, तू शेयर होल्डर भी है, एम्प्लॉय भी है। एक बिजनेसमैन का इंटेंशन क्या हो सकता है? इस कंपनी का इंटेंशन ये हो सकता है कि ये P&L अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट के बाद P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर ये बोनस का खर्चा बुक करें तो वो P&L अकाउंट में आता है या P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है? P&L अकाउंट में आता है। तो बोनस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, P&L अकाउंट में आता है। और अगर उसको प्रॉफिट दे रहे हैं या डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड कहाँ आता है? P&L अकाउंट में आता है या P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है डिविडेंड। टैक्स किस प्रॉफिट पे लगता है? क्या डिविडेंड लेस होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है इधर उस पे लगता है या इस नेट प्रॉफिट पे लगता है? इस पे लगता है टैक्स। अच्छा, मैं ऐसे बोल दूं, अब अकाउंटिंग से इसमें बात करता हूं। बोनस P&L अकाउंट का खर्चा है, डिविडेंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का खर्चा है। अब इस बात को दूसरे तरीके से थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज यूज करता हूं। बोनस अबो द लाइन आइटम है, डिविडेंड बिलो द लाइन आइटम है। बात समझ आई कुछ? बोनस अबो द लाइन आइटम है, मतलब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले ही ऊपर ही अलाउ हो रहा है। ये अबो द लाइन आइटम है, ये लाइन ये लाइन ये। बोनस अबो द लाइन आइटम है, डिविडेंड बिलो द लाइन आइटम है। तो टैक्स तो हमको इस पे देना होता है। तो आज अगर मिस्टर ए को मान लो दोनों को डिविडेंड बनता है, दोनों का डिविडेंड बनता है, दोनों के पास 10% शेयर है, तो दोनों का वैसे डिविडेंड बनता है 10,000 दिया जाना चाहिए वैसे। लेकिन बी को समझा रहे हम, देख तू घर का आदमी है, अपना एम्प्लॉय भी है, तो डिविडेंड का जो खर्चा है ना, वो अपना टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने में लेस नहीं होता है। तो अपन ऐसे कर ले क्या कि ए तो एम्प्लॉय नहीं है तो उसको तो दे देते पूरा डिविडेंड, और मिस्टर बी तू अपना एम्प्लॉय भी है तो यूं करते हैं, डिविडेंड तेरे को देंगे 10,000, हाथ में पैसे तेरे को पूरे देंगे 10,000, लेकिन इसमें से 2,000 डिविडेंड के नाम से देंगे और बोनस के नाम से बाकी के 8,000 बोनस के नाम से दे देंगे। तेरे को नाम से क्या करना, पैसे तेरे को मिल ही रहे पूरे 10,000। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 8,000 इधर क्या हो जाएगा, अबो द लाइन आइटम बन जाएगा और वो नेट प्रॉफिट को कम करने का काम करेगा। तो क्या चालाकी की जा रही है कि उसको डिविडेंड में प्रॉफिट में हिस्सा ना देख के, अगर उसको इस तरीके से ये बोनस का झुंझुना थमाया गया है तो ये बोनस अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात यहां लिखी है। लैंग्वेज क्या है गवर्नमेंट की कि ओनली इफ सच सम वुड नॉट हैव बीन पेबल टू एम्प्लॉय एज प्रॉफिट डिविडेंड हैड सच सम नॉट बीन पेड एज बोनस और कमीशन।
इजी लैंग्वेज में और करके बोलते हैं कि बोनस कमीशन शैल बी अलाउड ओनली इफ इट इज नॉट ऑफ कंपनसेटरी नेचर। अगर वो कंपनसेटरी नेचर का है, प्रॉफिट और डिविडेंड को कंपनसेट करने के लिए दिया जा रहा है, तो अलाउ नहीं होगा। तो कब अलाउ होगा? जब कंपनसेटरी नेचर का नहीं है। यूं समझ लो प्योर है, प्योर बोनस, तो अलाउ हो जाएगा। कंपनसेटरी नेचर का है तो अलाउ नहीं होगा। अगर प्रॉफिट और डिविडेंड को कंपनसेट करने के इरादे से दिया गया है तो अलाउ नहीं होगा। क्लियर? अब बोनस और कमीशन भी एक सेंसिटिव मैटर है, इस पर आगे चलकर सेक्शन 43B लगती है। वो क्या है 43B? पहले भी बता चुका हूं, कुछ खर्चों का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगा। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का बोनस और कमीशन का एक्चुअल पेमेंट नहीं करेगा तो डिसअलाउड। और बोनस के अमाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बोनस एक्ट बना हुआ है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, उसमें बोनस की लिमिट फिक्स की हुई है। मेरे हिसाब से मिनिमम सैलरी का 8.33% है और मैक्सिमम 20% ऑफ सैलरी। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसको हमने उसके परफॉर्मेंस बोनस और दे दिया। एम्प्लॉयर ने उसको परफॉर्मेंस बोनस और दे दिया, अलाउ हो जाएगा क्या? अलाउ हो जाएगा। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ बोनस, इट में एक्सीड द बोनस लिमिट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत जो लिमिट है उससे ज्यादा भी बोनस यदि आपने एम्प्लॉय को अलाउड होगा एम्प्लॉयर को। ठीक है। फिर हमने बात की थी खास इसके लिए कि इस बोनस और कमीशन पर आगे चलकर डिसअलाउएबिलिटी का सेक्शन 43B लगेगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, चैप्टर में 2 राउंड होंगे आपके। अलाउएबिलिटी राउंड, कोई एक्सपेंस है वो अलाउएबिलिटी राउंड में अलाउड होना चाहिए और डिसअलाउएबिलिटी राउंड में डिसअलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सेक्शन 43B क्या है? डिसअलाउएबिलिटी राउंड का सेक्शन है। तो बोनस कमीशन वैसे तो सेक्शन 36 में अलाउड है, वैसे तो सेक्शन 36 में अलाउड है, लेकिन सेक्शन 43B इसको डिसअलाउ कर सकता है। सेक्शन 43B है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 43B के बगैर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हर क्वेश्चन पेपर में आपको सेक्शन 43B मिलेगा। बड़ा सेक्शन भी है ये सेक्शन कहता क्या है? यहां पर बोनस कमीशन को लेकर यहां तो लिख दिया कि दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। मतलब बोनस और कमीशन को लेकर सेक्शन 36 का तो ध्यान रखो ही आपको सेक्शन 43B ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है क्या, समझते हैं। सेक्शन 43B बोलता है कुछ एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होगा, भले ही एसएससी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही क्यों ना फॉलो करता हो। एसएससी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, वो सोचता है कि मेरे को सारे खर्चे ड्यू बेसिस पर अलाउ हो जाएंगे, बट नो, सेक्शन 43B उसको रोकेगा। भले ही एसएससी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, कुछ एक्सपेंसेस उसको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होंगे अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो यहां क्या इस बात का इफेक्ट क्या पड़ेगा? यहां बोल रहे हैं ये सेक्शन 43B के सब्जेक्ट टू है, मतलब सेक्शन 43B का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब सेक्शन 43B का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ये बोनस और कमीशन एक्चुअली पेड होना चाहिए। एक्चुअली पेड होगा तो डिडक्शन मिलेगा। इसका मीनिंग ये है, मैंने किसका मीनिंग बताया कि बोनस कमीशन ये वाली सेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B है। मतलब ये बोनस और कमीशन एक्चुअली पेड होना चाहिए, भले ही एसएससी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही क्यों ना फॉलो करता हो। समझे? अब एक बात और, मैंने बोला एक्चुअली पेड होना चाहिए, तो सवाल पैदा होता है कब तक पेड होना चाहिए? एक्चुअली कब तक पेड होना चाहिए? आप बोलोगे ज्यादा से ज्यादा ईयर एंड तक,
मतलब 31 मार्च 2023 तक एक्चुअली पेड हो जाए, यही समझे। मतलब प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ये खर्चा एक्चुअली पेड होना चाहिए। बात सही है, ईयर एंड तक ये खर्चा एक्चुअली पेड होना चाहिए। रीजन, इस खर्चे का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। सेक्शन 43B का इफेक्ट यही है। लेकिन सेक्शन 43B के अंदर एक एक्सटेंशन रूल है। वो एक्सटेंशन रूल क्या बोलता है? कोई खर्चा आप ईयर एंड तक पे नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी पे कर दो तो वो खर्चा आपको रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। और आपका अभी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है क्या? 22-23। इसका मतलब क्या? कोई खर्चा 22-23 से बिलोंग करता है बट 22-23 में एक्चुअली पेड नहीं हुआ तो प्राइमरली तो दिमाग में क्या आता है कि ये खर्चा 31 मार्च ईयर एंड तक पेड हो जाए। लेकिन सेक्शन 43B बोलता है एक्सटेंशन रूल है, इसके अंदर हम टाइम लिमिट बढ़ाते हैं, जरूरी नहीं है कि 31 मार्च तक एक्चुअली पेड हो। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी एक्चुअली पेड हो जाएगा तो चलेगा। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? प्राइमरली तो हमारी सोच है कि ये खर्चा आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक क्या हो जाए? एक्चुअली पेड हो जाए। तो वैसे तो टारगेट ये है कि इस डेट तक एक्चुअली पेड हो जाए वो एक्सपेंस, लेकिन फिर एक्सटेंशन रूल बोलता है कि टाइम हम बढ़ाते हैं। एक्सटेंशन रूल ये बोलता है आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है? जनरल एसएससीज के लिए 31 जुलाई और ऑडिटेड एसएससीज के लिए 31 अक्टूबर। और जिन एसएससीज पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, पहले बता चुका हूं, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है ये मैंने इस तरीके से बोला आपको कि वैसे तो 31 जुलाई है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या? 22-23 आपका प्रीवियस ईयर है तो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी? 31 जुलाई 2023 या 22-23 ईयर खत्म होने के बाद। तो ये तो एक तरीके से ये हुआ, मैं ऐसे बोल दूं 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। आपका असेसमेंट ईयर 23-24 है, प्रीवियस ईयर 22-23 है, असेसमेंट ईयर 23-24 है। तो असेसमेंट ईयर का 31 जुलाई उस डेट तक आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है। ये तो जनरल प्रोविजन है, ठीक है। जो लोग ऑडिटेड एसएससी हैं उनके लिए क्या होगा? 31 अक्टूबर 2023। और जिन पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं उनके लिए 31 नवंबर 2023। तो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट अलग अलग एसएससीज के लिए अलग अलग है। हाल फिलहाल ट्रांसफर प्राइसिंग वाली बात आप इग्नोर करो, कारण ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल के सिलेबस में। तो ये डेट भले ही आप याद न रखें चलेगा। तो कैसे ध्यान रखना है कि आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या है? ये आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है और इसका सेक्शन है आपके कोर्स में, ये डिटेल में पढ़ोगे आप आगे चल के। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 आएगा, ठीक है। तो इन जनरल है 31 जुलाई और ऑडिटेड एसएससी के लिए, कंपनी एसएससी के लिए 31 अक्टूबर। ये आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है आपकी। तो मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला आपका ये एक्सपेंस कब तक पेड नहीं है? 31 मार्च 2023 तक भी पेड नहीं है। एक्सटेंशन रूल बोलता है आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट, मैं जनरल एसएससीज की बात कर रहा हूं, 31 जुलाई 2023 तक भी ये खर्चा एक्चुअली पेड हो गया। ये खर्चा 31 मार्च तक एक्चुअली पेड नहीं था। लेकिन अगर 31 जुलाई 2023 तक भी पेड हो गया तो इस एक्सपेंस का डिडक्शन कब मिलेगा? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 में ही इस एक्सपेंस का डिडक्शन मिल जाएगा।
तो खर्चा एक्चुअली पेड कोई जरूरी नहीं है 31 मार्च तक हो, ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी एक्चुअली पेड हो तो चलेगा। ये खर्चा फिर अगर ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक पेड हो गया तो अलाउ किस ईयर में होगा, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में हो जाएगा, मतलब 22-23 में हो जाएगा। समझे बात? ये है सेक्शन 43B का इफेक्ट। मैंने बोला बोनस कमीशन टू एम्प्लॉइज अलाउ होता है अंडर सेक्शन 36, बट ये सेक्शन है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। ये एक्चुअली पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होगा, बट एक्चुअल पेमेंट कोई जरूरी नहीं है, ईयर एंड तक हो, ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी हो तो चलेगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? चलिए फिर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। SSC अपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लेता है, कैपिटल बोरो करता है। ये लोन कैसा भी हो सकता है, कैसे मतलब लोन कैसा भी हो सकता है का क्या मतलब? ये वर्किंग कैपिटल लोन भी हो सकता है। वर्किंग कैपिटल लिमिट को क्या बोलते हैं? CC लिमिट, ध्यान है, कैश क्रेडिट लिमिट, उसका भी हो सकता है। ये टर्म लोन का भी हो सकता है। टर्म लोन क्यों लेते हैं? फिक्स्ड एसेट्स लेने के लिए। जब भी आप आगे चल के किसी की ऑडिट करोगे वास्तव में, तो आप देखोगे उसने CC लिमिट ले रखी है, वो वर्किंग कैपिटल लोन कहलाता है। टर्म लोन ले रखे हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स की एक्विजिशन के लिए होते हैं। ठीक है, तो किसी अनसिक्योर्ड कोई अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं सिंपल अदर पार्टीज से, अदर फर्मों से लोन ले रखे हैं अनसिक्योर्ड, उसका इंटरेस्ट भी इस सेक्शन में अलाउ हो जाएगा। रीजन, लोन कहीं से भी लिया हुआ, बैंकों से लिया हुआ है लोन, बिजनेस पर्पस के लिए अलाउ है। अनसिक्योर्ड पर्सन से लोन लिया हुआ है, उनका भी इंटरेस्ट अलाउ है। तो ये इंटरेस्ट बिजनेस एक्सपेंडिचर है, आपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर है, अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। देखिए कुछ कुछ सेक्शन में मैंने ब्रॉड सेक्शन तो बता दी कि ये सेक्शन 36 के अंदर का मसाला है, लेकिन फिर कहीं कहीं मैंने सबसेक्शन लिखे हैं और कहीं कहीं नहीं लिखे हैं। जहां लिखे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपको याद करना ही है इसलिए लिखे। जहां तक हो सकता था ठीक है, स्टूडेंट सेक्शन मेन सेक्शन ही लिख दे 36 चलेगा, तो मैंने फिर नहीं भी लिखे। जैसे स्टॉक इंश्योरेंस, इसका मैंने क्लॉज सब क्लॉज नहीं लिखा, आप सेक्शन 36 भी लिखोगे चलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3। ठीक है, तो SSC ने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया है, बोरोड कैपिटल, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस उसको अलाउ हो जाएगा, बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अलाउ होने की कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, SSC का लोन एक्चुअली बोरोड होना चाहिए। सेकंड, उस बोरोड फंड मतलब लोन, उसका यूज SSC अपने बिजनेस और प्रोफेशन में करे, पर्सनल पर्पस के लिए ना करे। उस लोन का यूटिलाइजेशन वो अपने बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए करे, तो उसको ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। और इंटरेस्ट पेड और पेबल हो ऑन सच बोरोवल, मतलब उस लोन पर इंटरेस्ट पेड या तो एक्चुअली पेड हो चुका है या पेबल है मतलब ड्यू है, एक्चुअली पेड नहीं हुआ है तो भी अलाउ हो जाएगा। इसका मतलब यहां बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर बिजनेस पर्पस, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस से अलाउ हो जाएगा, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू बेसिस पर भी अलाउ हो जाएगा। कारण लिखा है वर्ड पेबल, इंटरेस्ट पेबल है मतलब ड्यू है तो भी अलाउ हो जाएगा। 3 कंडीशंस फुलफिल हो, SSC ने लोन लिया है। सेकंड, लोन बिजनेस पर्पस के लिए लिया है। थर्ड, उस लोन पर इंटरेस्ट पेड और पेबल है, वो इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है। उस लोन पर इंटरेस्ट पेड और पेबल है, वो इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है। 3 कंडीशन फुलफिल होंगी, इंटरेस्ट
एसएससी ने पे किया, इस एक्सपेंस का उसे डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर एसएससी ने कैपिटल बोरो किया, मतलब लोन लिया है फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, मतलब किसी एसेट को परचेज करने के लिए उसने लोन लिया है, तो इंटरेस्ट कहां तक का? फॉर द पीरियड अप टू द डेट ऑन विच एसेट इज फर्स्ट पुट टू यूज, फर्स्ट पुट टू यूज तक के पीरियड का इंटरेस्ट क्या होगा? उस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं क्या कहीं? मैंने बोला था एसेट पुट टू यूज होने तक के एक्सपेंस कैपिटलाइज होते हैं। तो अगर एसेट खरीदने के लिए लोन लिया गया है, तो जिस दिन तक एसेट पुट टू यूज होगी तब तक के पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, तब तक के पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। और उसके बाद के पीरियड का इंटरेस्ट क्या होगा? रेवेन्यू। वो बात कहां लिखी है? कैपिटलाइज होने वाली बात यहां लिखी है। मतलब जिस दिन एसेट पुट टू यूज होगी तब तक के पीरियड का इंटरेस्ट क्या होगा? कैपिटलाइज। उसके बाद का रेवेन्यू। कैपिटलाइज होने वाली बात यहां लिखी है, रेवेन्यू होने वाली बात कहां लिखी है? आप जाओ नोशनल कॉस्ट निकालो, निकालो नोशनल कॉस्ट का कंसेप्ट, एक्सप्लेनेशंस 2 सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। उसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 8 निकालो। मिला? वहां लिखा हुआ है एसेट पुट टू यूज होने के बाद का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू माना जाएगा। मतलब दो जगह बातें बिखरी पड़ी हैं। पुट टू यूज तक का कैपिटलाइज होगा, वो यहां लिखा, और पुट टू यूज होने के बाद के पीरियड का इंटरेस्ट रेवेन्यू माना जाएगा, वो कहां लिखा? एक्सप्लेनेशन 8 2 सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है। फिर एक बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो टेबल बनाई थी इंटरेस्ट की, वो टेबल आपको मिल जाएगी पेज नंबर 74 पर। मैंने वहां बताया था कि अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में चाहे एक्सटेंशन एक्सपांशन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, एसेट पुट टू यूज तक के पीरियड का इंटरेस्ट अप्लाइज होगा। मैंने बोला था एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए रेलेवेंट डेट ऑफ पुट टू यूज होती है, लेकिन न्यू बिजनेस के लिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल फंक्शनिंग। ठीक है, वहां तक के पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज, उसके बाद का रेवेन्यू बता चुका हूं। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 3 अभी आपने पढ़ी, इंटरेस्ट का डिडक्शन क्या आपको ड्यू बेसिस पे भी मिल जाएगा? पेबल वर्ड लिखा है, हाँ मिल जाएगा। लेकिन अब स्टोरी में एक और ट्विस्ट चेक करेंगे। अगर वो बैंकों का इंटरेस्ट है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है, तो उस पे सेक्शन 43B लगेगी। मतलब गवर्नमेंट बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना चाहती है। कैसे प्रोटेक्शन करना चाह रही है? बिजनेसमैन बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगा, इंटरेस्ट अगर एक्चुअली पे नहीं करेगा तो सेक्शन 43B क्या बोलेगी? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस उसको अलाउ नहीं होगा। क्यों? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस उसको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होगा। बट हाँ, सेक्शन 43B के अंदर एक्सटेंशन रूल है, वो ये बोलता है ईयर एंड तक एक्चुअली पेड नहीं हुआ चलेगा, आप ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक पेड करो, बट पे करो, एक्चुअली पेड होना चाहिए, तो आपको इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। तो सिंपल इन जनरल पहले तो बोला ये एक्सपेंस हमें ड्यू बेसिस पे भी अलाउ हो जाएगा। अच्छा, आपने अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हैं, उसका इंटरेस्ट है, वो क्या ड्यू बेसिस पर अलाउ हो जाएगा? बिल्कुल, वो तो अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर बैंकिंग इंटरेस्ट है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैं शॉर्ट में PFI इंटरेस्ट बोल दूं, PFI इंटरेस्ट या बैंकिंग इंटरेस्ट, वो तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होगा, क्योंकि बैंकिंग इंटरेस्ट और PFI इंटरेस्ट पर सेक्शन 43B लगती है।
ठीक है, आगे डिटेल में आएगी सेक्शन 43B। किसी पार्टी को बोला हमको लोन अरेंज करवा के दो, तुमको कमीशन और ब्रोकरेज दे देंगे, तो कमीशन और ब्रोकरेज भी का भी एक्सपेंडिचर हो गया हमारा, तो ये एक्सपेंडिचर क्या अलाउ हो जाएगा? तो हाँ अलाउ हो जाएगा, बट कौन से सेक्शन में? क्या 36 में? नहीं, सेक्शन 36 में उस कमीशन और ब्रोकरेज की बात ही नहीं हुई है, तो वो कहाँ अलाउ होगा? सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में। ये बार बार कोई एक्सपेंस कहीं अलाउ नहीं होता है तो बोल देते ये 37 सब सेक्शन 1 में अलाउ होगा, ऐसा क्यों? हमने पढ़ा सेक्शन 30 से 37 सब सेक्शन 1 में एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। शुरू में मैंने आपको बोला था अलाउंसेस आर क्यूमुलेटिव, कोई खर्चा सेक्शन 30 में अलाउ नहीं होता तो हम ट्राई करेंगे 31 में अलाउ जाए, 31 में अलाउ नहीं होता तो हम ट्राई करेंगे 32 में अलाउ जाए। तो 30 से, अब ध्यान से सुनो, 30 से 36 तक स्पेसिफिक एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल रहा है। फिर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 जब आएगा उसमें हम पढ़ेंगे जनरल एक्सपेंसेस। इसलिए अभी जो 30 से 36 में अलाउ नहीं हो पा रहे हैं जहां कहीं, उनको सबको टेक रहे हैं कहां पर? सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में। जैसे हम पढ़ेंगे बिजनेस के लिए एसएससी ट्रेवलिंग एक्सपेंस इनकर करता है, टेलीफोन एक्सपेंस इनकर करता है, वो पूरे सेक्शन 30 से 36 में कहीं नहीं लिखा है, तो फिर वो कहां अलाउ होगा? 37 सब सेक्शन 1। इसका मतलब 30 से 36 तक स्पेसिफिक डिडक्शन है, और सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 एक्सपेंस का जनरल डिडक्शन का सेक्शन है। ठीक है, इसलिए क्या बोला यहाँ? लोन अरेंज करवाने के लिए, प्रोक्योर करवाने के लिए किसी पार्टी को कमीशन और ब्रोकरेज का पेमेंट करना पड़ा, ये एक्सपेंस फुल्ली अलाउ है अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। अब आपने इनकम टैक्स चुकाने के लिए लोन लिया, लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स चुकाने के लिए लोन लिया, उस लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ होगा ही नहीं। क्यों? आगे चलकर एक सेक्शन आएगी, सेक्शन 40a, उसमें बोला हुआ है इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ही अलाउ नहीं है। जो एसएससी इनकम टैक्स पे करके P&L अकाउंट के डेबिट में लिखता है टू इनकम टैक्स पेड, डिस अलाउ हो जाएगा ये खर्चा। मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, डीटी में डीटी अलाउ नहीं है, डीटी में डीटी अलाउ नहीं है, डीटी में आईडीटी अलाउ है। आप जीएसटी का पेमेंट करें, P&L अकाउंट के डेबिट में लिखें, ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो ध्यान से सुने, डीटी में डीटी अलाउ नहीं है, डीटी में आईडीटी अलाउड है। अब मैंने अभी ये बोल दिया इनकम टैक्स में इनकम टैक्स पेड एक्सपेंस अलाउ नहीं है। अब इनकम टैक्स चुकाने के लिए अगर आपने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो वो अलाउ हो जाएगा क्या? नहीं। मतलब जब मेन एक्सपेंडिचर ही अलाउ नहीं है इनकम टैक्स, उसको चुकाने के लिए लोन लिया, तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों अलाउ हो? मतलब ये बात ऐसे हो गई, कहीं आपकी मम्मी की एंट्री अलाउ नहीं है तो आपकी मासी की एंट्री क्यों अलाउ होगी? माँ ही अलाउ नहीं है तो मासी क्यों अलाउ होगी? ठीक है, तो इनकम टैक्स नाम का खर्चा इनकम टैक्स में अलाउ नहीं है, इसको चुकाने के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी अलाउ नहीं होगा। तो यहां बोल दिया ये कि अगर आपने इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है अलाउ नहीं होगा। क्यों? इनकम टैक्स चुकाना एसएससी की पर्सनल लायबिलिटी मानी जाती है। तो मतलब ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, पर्सनल लायबिलिटी है, तो उसके लिए लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी अलाउ नहीं होगा। अब एक खास बात, एसएससी किसी एसएमई यूनिट के साथ ट्रांजैक्शन करता है। एसएमई यूनिट क्या? एक ऐसी यूनिट जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट में कवर्ड होती है।
छोटी यूनिट है, उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुआ है। मेरे ख्याल से शायद 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो, कुछ लिमिट है प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की लिमिट इतनी हो तो वो एसएमई यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो कोई एसएमई यूनिट है, आप बिजनेसमैन हो, आपने उस एसएमई यूनिट से मान लो गुड्स खरीदा, अब आप उस एसएमई यूनिट को टाइमली उसके गुड्स का पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो बताइए गवर्नमेंट ने एसएमई यूनिट को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 बना रखा है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी आपको, आप बिजनेसमैन हो, आपको गवर्नमेंट बोलेगी उस एसएमई यूनिट को टाइमली पेमेंट करो, नहीं करोगे तो क्या, आप एग्रीमेंट कर सकते हो, जैसे आपने एग्रीमेंट कर दिया 7 दिन के अंदर उसको हम पेमेंट कर देंगे, ट्रांजैक्शन की डेट से 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे, तो 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया चलेगा। लेकिन 7 दिन, अब आप बोलोगे मैं तो उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता हूं कि मैं तो उसको 90 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा। अरे उसको 90 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो वो एसएमई यूनिट डूब नहीं जाएगी। बिजनेस में अगर डेटर्स से टाइमली पैसा कलेक्ट नहीं हो तो बिजनेस में फंड का रोटेशन कैसे घूमेगा। डेटर्स से फास्ट रिकवरी करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वो आप उस एसएमई यूनिट के डेटर हो, गवर्नमेंट चाहती है आप उसको टाइमली पेमेंट कर दो, आप उसे नहीं कर रहे हो टाइमली पेमेंट। आप एग्रीमेंट कर सकते हो, लेकिन वो एग्रीमेंट का पीरियड भी 45 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। एग्रीमेंट कर सकते हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा 45 दिन तक का एग्रीमेंट कर सकते हो कि एसएमई यूनिट हम आपको 45 दिन के अंदर, 45 दिन कहां से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, 45 दिन के अंदर हम आपको पेमेंट कर देंगे। लेकिन 45 दिन से ज्यादा के पीरियड का तो एग्रीमेंट भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो अगर आपने उसको 7 दिन में पेमेंट करने का वादा किया है, नहीं कर रहे हो, तो वो एसएमई यूनिट आपसे लेट पेमेंट करने पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और वो इंटरेस्ट आप पे करोगे पीएनएल अकाउंट में, आप अपने उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करोगे अंडर इनकम टैक्स एक्ट। वो इंटरेस्ट एक्सपेंस किसी भी सेक्शन में अलाउ नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है आप उस एसएमई यूनिट को टाइमली पेमेंट करो। ठीक है, आप कह रहे हो नहीं लेट करूंगा, इंटरेस्ट दे दूंगा, इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर आपको अलाउ होगा ही नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी सेक्शन में नहीं। ठीक है, तो प्रोविजन पढ़ते हैं, ये गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या डाली है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट टू एसएमई यूनिट शैल नॉट बी चार्ज्ड एक्सेप्ट वेयर देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट इन एक्सटेंडेड पीरियड। क्या बोल रहे हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं लेट पेमेंट का। ठीक है, लेट पेमेंट करने का एग्रीमेंट कर सकते हैं। इन जनरल उसने टाइम दिया था 7 दिन, 7 दिन पे नहीं कर पाए अंदर, तो हमने उसके साथ एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है 7 दिन के अंदर नहीं, आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे। लेकिन हाउएवर सच एक्सटेंडेड पीरियड इन राइटिंग इन एनी केस कैन नॉट एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। 45 दिन से तो ज्यादा का एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। और अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करोगे और वो एसएमई यूनिट आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब डेट से चार्ज कर लेगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब यहां तक कहानी अलग। अगर आपने ये इंटरेस्ट पे किया है, ये पेमेंट करना आपके लिए मैंडेटरी है, आपको पे करना ही पड़ेगा, बट इट शैल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी सेक्शन में अलाउड नहीं होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के किसी सेक्शन में ऐसा लिखा नहीं है। ये बात कहां से आ रही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट उस कानून में लिखी हुई है, और उस कानून के प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट को भी ओवरराइड करते हैं। समझ आ गई बात। तो इंटरेस्ट को लेकर हमने सेक्शन कंप्लीट किया, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3।
बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग हो जाएगा पीजीबीपी हेड के सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 में। अब बात करते हैं जीरो कूपन बॉन्ड की। अब एक बात बताना मुझे, जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में कहीं आप पढ़ चुके हो पहले? कैपिटल गेन हेड में से कैपिटल एसेट माना गया, वो 5 एसेट जिसके लिए होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ्स तक हो, शॉर्ट टर्म और मोर देन 12 मंथ्स हो तो लॉन्ग टर्म मानते हैं, वो 5 स्पेसिफाइड एसेट पढ़ाई थी उन पर, उसमें जीरो कूपन बॉन्ड भी था। इसका मतलब जीरो कूपन बॉन्ड कैपिटल एसेट होता है, इन्वेस्टर के लिए कैपिटल एसेट होता है। आप इन्वेस्टर हैं, आपने जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, आपके लिए कैपिटल एसेट है। मैं इश्यूअर कंपनी हूं, मैंने आपको इश्यू किया जीरो कूपन बॉन्ड, डिस्काउंट पे इश्यू होता है क्या? जीरो कूपन बॉन्ड ऑलवेज डिस्काउंटेड प्राइस पर इश्यू होता है। बताइए, तो ये डिस्काउंट अब किसके एंगल से बात कर रहा हूं मैं? इन्वेस्टर के एंगल से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इश्यूअर कंपनी के एंगल से बात कर रहा हूं। इश्यूअर कंपनी के लिए ये डिस्काउंट खर्चा है क्या? यस, इश्यूअर कंपनी के लिए डिस्काउंट खर्चा है। तो इस खर्चे का डिडक्शन वो इश्यूअर कंपनी अपने पीजीबीपी हेड में सेक्शन 36 में क्लेम करेगी। तो सारा वन टाइम में अलाउ नहीं हो जाएगा। सारा वन टाइम में, जैसे इस जीरो कूपन बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100 और डिस्काउंटेड प्राइस 85 पर इशू हुआ, डिस्काउंट कितना? 15 रुपए, डिस्काउंट हो गया 15 रुपए। तो ये 15 रुपए एक इश्यूअर कंपनी जब उसने जीरो कूपन बॉन्ड इश्यू किया, इश्यू ईयर में क्लेम नहीं कर सकती पूरे के पूरा 15। कब क्लेम करेगी? प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। अब आप बोलोगे अच्छा क्या वो 5 साल वाली बात यहां पे भी आ गई है क्या? नहीं, वो बॉन्ड की लाइफ देखेंगे। बॉन्ड की लाइफ 10 साल है, 15 साल है, तो वो डिस्काउंट का भी खर्चा राइट ऑफ होगा, अलाउ होगा। कैसे अलाउ होगा? ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की जो लाइफ है। ठीक है, अच्छा बॉन्ड की लाइफ क्या होती है? बॉन्ड की लाइफ इश्यू डेट से शुरू, लाइफ और पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या? पीरियड कमेंसिंग विद द डेट ऑन विच जीरो कूपन बॉन्ड वर इशूड, मतलब इशू डेट से बॉन्ड की लाइफ शुरू, और खत्म कब होगी? एंडिंग विद द डेट ऑन विच, जिस दिन उनका रिडम्पशन होगा, मैच्योरिटी होगी। वो हो गया आपका बॉन्ड की लाइफ। तो ये डिस्काउंट का खर्चा आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलाउ होगा। चलिए, किसको अलाउ होगा? इश्यूअर कंपनी को। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये डिस्काउंट? इश्यू प्राइस और रिडम्पशन या मैच्योरिटी प्राइस का डिफरेंस। रिडम्पशन क्या पूरी फेस वैल्यू पे होगा? बिल्कुल, रिडम्पशन फुल फेस वैल्यू पर होगा, लेकिन इश्यू प्राइस क्या रखी जाएगी? 85। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 15 रुपए हो गया डिस्काउंट पर बॉन्ड। पर बॉन्ड डिस्काउंट कितना हो गया? 15 रुपया। क्या बोल रहे हैं? ये प्रोरेटा मतलब क्या हो गया? प्रोपोर्शनेटली अलाउ होगा। प्रोपोर्शनेटली अलाउ कैसे होगा? प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस के हिसाब से होगा, हैविंग रिगार्ड टू द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ बॉन्ड। मतलब बॉन्ड की लाइफ अगर 10 साल है तो ये डिस्काउंट 10 साल में अलाउ होगा। पढ़ने से तो लगता है हाँ ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन अब बोला आप जो पीरियड ऑफ लाइफ कैलकुलेट करते हो बॉन्ड की, वो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है? ईयर्स में कैलकुलेट नहीं करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है? आपको पीरियड ऑफ लाइफ कंप्यूट करनी है, नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ्स में कंप्यूट करनी है, ईयर्स में कंप्यूट नहीं करनी है। और मंथ भी कैलेंडर मंथ्स लिखे हैं। लाइफ, बॉन्ड की लाइफ आपको कैलेंडर मंथ्स में निकालनी है। फिर कैलेंडर मंथ्स में तो निकालनी है, समझ आ गया, ठीक है, महीने निकालने, ईयर्स नहीं निकालने, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक लफड़ा,
कोई कैलेंडर मंथ अगर 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा का है, कोई कैलेंडर मंथ 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा का है, उससे फुल मंथ मानेंगे। और कोई कैलेंडर मंथ अगर 15 दिन से कम का है तो वो पूरा इग्नोर ही कर देंगे। मतलब हमें हर कैलेंडर मंथ चेक करना है, जो पूरे वो ले लेने, और जो पूरे नहीं है चेक करेंगे क्या 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा है तो उसे 1 महीना मानेंगे, और जो कैलेंडर मंथ 15 दिन से कम दिन का है वो इग्नोर ही कर देंगे, महीना ही। कैसे, अभी समझेंगे। फिर जितने भी महीने आ जाएं टोटल डिस्काउंट उठाएंगे। जैसे इश्यूअर कंपनी ने 1 लाख बॉन्ड इश्यू किए, हर एक बॉन्ड पे डिस्काउंट का खर्चा था 15 रुपए, इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड कितने थे 1 लाख, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 15 लाख। 15 लाख वन टाइम में राइट ऑफ नहीं होगा। कैसे अलाउ होगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शैल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ्स में। ठीक है, तो इस बात को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन बैंक में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड बाय पी लिमिटेड, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी है। कब इशू किया? 3 अक्टूबर 2022 को इशू किया। इशू डेट क्या? 3 अक्टूबर 2022। इशू प्राइस 85 रखी गई, फेस वैल्यू 100 है, और रिडम्पशन भी फेस वैल्यू पर होगा, 100 पर ही होगा। और रिडम्पशन डेट है 11 जुलाई 2033। ठीक है, तो बॉन्ड की लाइफ लिख लो एक बार। बॉन्ड की लाइफ क्या है? लाइफ ऑफ बॉन्ड बताओ कितनी है? कब से शुरू होती है? इशू डेट से। इशू डेट से लेकर कब तक चलती है? रिडम्पशन डेट तक। इशू डेट क्या है? 3 अक्टूबर 2022। रिडीम कब होगा? 11 जुलाई 2033। 11 जुलाई 2033 सही लिखा मैंने? लिख दिया मैंने इशू डेट, रिडम्पशन डेट। अब आप इस डेट से लेकर अब आपको लाइफ कंप्यूट करनी है इन टर्म्स ऑफ, मैं ऐसे बोल दूं, गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी महीना कैलेंडर मंथ्स में लाइफ कंप्यूट करनी है, और कोई महीना अगर 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा का हो तो उसे पूरा महीना मानो, और कोई महीना 15 दिन से कम का हो वो महीना ही उड़ा दो। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या बॉन्ड एग्जिस्टेंस में आ गया था क्या 3 अक्टूबर को? बॉन्ड एग्जिस्टेंस में आ गया था? इससे पहले बॉन्ड एग्जिस्टेंस में था कि नहीं? नहीं था। इस डेट को एग्जिस्टेंस में आया इस अक्टूबर महीने में। बॉन्ड इस अक्टूबर कैलेंडर मंथ में, क्या बॉन्ड 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा एग्जिस्टेंस में था? बताइए, था कि नहीं? 3 अक्टूबर को इश्यू हो गया, 31 अक्टूबर के दिन, 31 अक्टूबर तक के दिन, 3 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के दिन क्या 15 या 15 दिन से ज्यादा है? तो ये पूरा मानना है। पूरा मानना है का मतलब क्या? अब ये बॉन्ड की डिम्ड इशू की डेट 1 अक्टूबर मान लेनी है। क्यों? महीने हमको कंप्लीट कैलेंडर मंथ चाहिए, समझे? डीम्ड इशू डेट, वैसे तो एक्चुअल इशू की डेट 3 अक्टूबर है, क्या मानेंगे डीम्ड इशू की डेट? 1 अक्टूबर। लाइफ कंप्यूट करनी है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स। समझ आई बात?
अब ध्यान से सुनो, बॉन्ड रिडीम हो जाएंगे 11 जुलाई 2033 को। बॉन्ड रिडीम हो जाएंगे, बॉन्ड खत्म ही हो जाएंगे। तो इस जुलाई 2033 वाले महीने में क्या बॉन्ड एग्जिस्टेंस में 15 या 15 दिन से ज्यादा रहे? नहीं रहे, 11 दिन ही रहेंगे। तो अब मैं डिम्ड रिडम्पशन डेट क्या मानूं? ये 11 दिन उड़ा देने, क्या मानूं? 30 जून 2033, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक के महीने निकालो, महीने कंप्लीट होने चाहिए। ये आपके बनते हैं 129 मंथ्स, 129 महीने बनते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला हमें बॉन्ड की लाइफ चाहिए कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स के टर्म्स में, ठीक है। तो 129 महीने आ गए। फिर आगे देखा है कि पब्लिक ने बॉन्ड सब्सक्राइब किए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू हुए 1 लाख। तो डिस्काउंट पर बॉन्ड कितना था? इशू प्राइस 85 थी, रिडीम 100 पे होगा, फेस वैल्यू पे ही होगा। तो डिस्काउंट पर बॉन्ड कितना? 15 रुपए, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 लाख है। तो इश्यूअर कंपनी के एंगल से सोचो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 1 लाख इंटू 15 लाख टोटल डिस्काउंट। तो 15 लाख टोटल डिस्काउंट हो गया, और लाइफ आप निकाल चुके 129 मंथ्स। अब सोच के देखो कि ये खर्चा गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कब तक राइट ऑफ करना है? 2033 तक। अभी बात चल रही है करंट प्रीवियस ईयर 2022-23 की, 2022-23 की चल रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, कितने महीने बॉन्ड की लाइफ के, कितने महीने इस करंट प्रीवियस ईयर में फॉल करेंगे? सिर्फ 6 महीने। कब से? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2023 तक के महीने ही इस ईयर में फॉल करेंगे। मतलब करंट प्रीवियस ईयर में तो एक टोटल 129 महीनों में से 6 महीने फॉल कर रहे हैं। तो इस साल मतलब ये इस प्रीवियस ईयर में मेरे को डिस्काउंट का खर्चा कितना राइट ऑफ करना अलग होगा? 15 लाख इंटू 129 महीने। लेकिन इस महीने तो, इस साल तो 6 महीने ही फॉल कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस, प्रोरेटा बेसिस पर डिस्काउंट इस तरीके से अलग होगा। मेरे कहने का मतलब ये कि प्रीवियस ईयर 22-23 में आप डिस्काउंट का खर्चा ये कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही राइट ऑफ कर पाओगे, इतना ही अलग होगा आपको अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। और फिर 23-24 से लेकर 2032-33 तक एवरी ईयर क्या 12-12 महीने आएंगे? एवरी ईयर 12-12 महीने आएंगे। तो आप कैसे निकालोगे? एवरी ईयर, ईच ईयर इतना हो जाएगा। और फिर जब 2033-34 वाला साल आएगा, वो जून तक के महीने होंगे, अप्रैल मई जून, 3 महीने होंगे। तो आपको डिस्काउंट का खर्चा इस तरीके से अलाउ होगा ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड। और लाइफ कंप्यूट करनी है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट कैलेंडर मंथ। और कंप्लीट कैलेंडर मंथ काउंट करते वक्त 15 डेज का रूल काम आएगा। अगर कोई कैलेंडर मंथ 15 या 15 दिन से ज्यादा का है तो उसे फुल मंथ मानेंगे, और अगर कोई कैलेंडर मंथ 15 दिन से कम का है तो वो महीना ही, वो दिन ही उड़ा देंगे। क्लियर? चलिए, ये था प्रोरेटा डिस्काउंट। अब इसके बारे में कुछ और बातें समझते हैं। क्या ये 0 कूपन बॉन्ड हर कोई इशू कर सकता है क्या? नहीं, एक नॉर्मल कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो कौन इशू कर सकता है? इशूड ओनली बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल्ड बैंक।
एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोग ही इशू कर सकते हैं। अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड पे कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या? जीरो कूपन बॉन्ड पर कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं। इंटरेस्ट रेट को ही बोलते हैं कूपन रेट। और जब बोल दिया जीरो कूपन, मतलब क्या? इंटरेस्ट रेट जीरो। तो लोग खरीदते क्यों हैं? आज डिस्काउंटेड प्राइस 85 में मिल जाएगा, कल को रिडम्पशन फुल वैल्यू 100 पे होगा। मतलब आज 85 दोगे, कल आपको 100 मिलेगा। तो अब 15 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला। अब इन्वेस्टर के एंगल से बात चल रही है, इश्यूअर कंपनी के एंगल से बात खत्म। इश्यूअर को जो 15 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है रिडम्पशन पर, क्या वो इश्यूअर के लिए कैपिटल गेन है कि नहीं? अरे कैपिटल गेन हेड में ट्रांसफर की डेफिनेशन देखो। ट्रांसफर इंक्लूड सेक्शन 2 क्लॉज 47 देखो, उसमें लिखा हुआ है मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड को ट्रांसफर माना जाएगा। तो जो 15 रुपए रिडम्पशन पर एक्स्ट्रा मिले इन्वेस्टर को, वो कैपिटल गेन है इन्वेस्टर के हैंड्स में। याद नहीं है? अरे ट्रांसफर की डेफिनेशन तो देखो कैपिटल गेन हेड में जाके, किस पेज पे? पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पर देखो। तो देखो ये पॉइंट मैंने यहां लिख दिया है। जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी और रिडम्पशन वो इन्वेस्टर के लिए ट्रांसफर माना जाएगा और इन्वेस्टर को उस पे कैपिटल गेन होगा वो 15 रुपए, जो इश्यूअर कंपनी के लिए डिस्काउंट है। इश्यूअर कंपनी के लिए डिस्काउंट है, बट इन्वेस्टर के लिए कैपिटल गेन है। ठीक है? फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। ठीक है? और एक ये अभी छोटे छोटे काफी सारे सेक्शंस पढ़ते जा रहे हो। ये चुपचाप पढ़ते जाना, याद करते जाना, इनके सेक्शंस की नंबरिंग याद करते जाना। ऐसा नहीं यहां बाद में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, 4 दिन का इकट्ठा पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं होगा। अभी मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, ऐसे काम होगा तो चलेगा। एग्जाम में अपीयर आपको होना है, मेरे को नहीं होना है। मैं तरीका बता सकता हूं। काम मुश्किल है, इजी कैसे होंगे तरीके हम बता सकते हैं। सारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उठा के पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है? तो जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाओ, सेक्शन की नंबरिंग याद करते जाओ। मैंने समरी नोट बनाने को बोला है, बनाते जाओ। थोड़ा बहुत लिखोगे तो उसे याद भी होगा। जब सारे सेक्शन पढ़ लोगे इस तरीके से धीरे धीरे चल के, ठीक है, उसके बाद क्या काम होगा बताऊं आपको। जब सारा चैप्टर कंप्लीट होने के स्टेज पर होगा, तब सारे सेक्शंस आप याद करते जाइए। कौन सा खर्चा किस सेक्शन में अलाउ है, क्या है, सारी बातें पढ़ चुके होंगे। आपको याद होनी चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करूंगा याद होनी चाहिए। वो होने के बाद क्या काम होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां से बड़े बाद में जब क्वेश्चंस शुरू होंगे, पहला बड़ा क्वेश्चन शुरू होगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 29। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कभी बड़े 12 नंबर के आते, कभी 14 नंबर के, कभी 16 नंबर के। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। फिर देखो इसमें यहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ये एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में डेबिट हो रखा है। ठीक है? इससे नीचे रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह दे रखी होगी।
ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको ट्रीटमेंट करना है उसका अंडर इनकम टैक्स एक्ट क्या होगा, ये खर्चा अलाउ है कि नहीं है। अगर अलाउ नहीं है तो क्या करना है, नेट प्रॉफिट में एड बैक करना है। ठीक है, ये सिर्फ इस एक पॉइंट को लेकर है, ये इंटरेस्ट को लेकर फिर बातें आएंगी और इन सब बातों को लेकर और प्रोविजन हम पढ़ेंगे। सबका इफेक्ट एक साथ देना पड़ेगा, ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। आसान है, कैसे होगा वो आसान, यूं मुश्किल है बट आसान कैसे होगा, जब आप धीरे धीरे ये प्रोविजन सारे रोज के रोज पढ़ते रहोगे। थोड़ा 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 रोज पढ़ा हुआ है आपका, फिर मैं आपको एक संडे बीच में आएगा, बोलूंगा इस दिन को रिवाइज कर लेना, वो संडे में ऑफ रखूंगा। फिर उसके मंडे से मैं इस तरीके से बड़े क्वेश्चन साथ में लूंगा। ये बीच में एक बड़ा क्वेश्चन आया, वापस स्पेसिफिक प्रोविजंस पर क्वेश्चन आना शुरू हो गए। ये स्पेसिफिक प्रोविजंस पर छोटे छोटे फिर बीच में क्वेश्चंस डाल दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यस क्वेश्चन नंबर 37 से दोबारा से सारे प्रोविजंस के मिक्सचर क्वेश्चन आना, मिक्स्ड क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। कहां कौन सा सेक्शन लग रहा है ये आपको बताना है। ये बेड डेप्थ रिकवरी पे कौन सा सेक्शन लगेगा, इस पे कौन सा सेक्शन लगेगा, इस पे कौन सा। मैंने बोला था आपको कि हर एक खर्चा आपको चेक करना है, हर एक खर्चे का पोस्टमार्टम करना है कि वो खर्चा एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलाउ है कि नहीं। इनकम के लिए भी चेक करना है, एक्सपेंस के लिए भी चेक करना है। ठीक है, और याद कर भी लोगे, एक एक सेक्शन इंडिविजुअल आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद भी जब मैं ये क्वेश्चन 37 कराऊंगा, आपकी तरफ से जवाब थोड़े थोड़े आएंगे, मुझे पता है। ठीक है, ये पढ़ाने का मेरा 21वां साल चल रहा है। आपकी एज इतनी है तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो बताता हूं। जब क्वेश्चन नंबर 37 होगा, आप कुछ बता पाओगे, कुछ नहीं बता पाओगे, बट मैं इन पे आपको सोचना कैसे है सब पे ये बताऊंगा। कमेंट्री, जो मैं कमेंट्री करूंगा हर एक सेक्शन पर, वो आपको नीचे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको लिखने कमेंट्री। जो मेरी कमेंट्री आप सुनोगे, क्वेश्चन नंबर 37 में आप बहुत थोड़ा बता पाओगे। आपका एक बार दिल दहल जाएगा ये क्या हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 में फिर आप थोड़ा कंफर्टेबल होगे कि थोड़ा उससे ज्यादा बता पाओगे, थोड़ा उससे ज्यादा बता पाओगे जितना क्वेश्चन नंबर 37 में नहीं बता पा रहे थे। पूछूंगा मैं आपसे ही, आप नहीं बता पाओगे तो मेरी तरफ से फटाफट आंसर आ जाएगा, बट मैंने पहले एक्सपेक्ट करूंगा आप जवाब दो। और आपको उस वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी मेंटेलिटी के हिसाब से चलें। जब मैं चाहता हूं कि जवाब आप दें, मतलब आप दें। वो कब दे पाएंगे, जब अभी थोड़ा 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 पढ़ा हुआ है। एक संडे मिलेगा, फटाफट पूरा पढ़ लेना एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच मतलब पूरा एक दिन में लगातार, ठीक है, वो पढ़ रखा होगा। तब सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 38 में आप की तरफ से ज्यादा जवाब आना शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 37, 38 जब हो जाएगा आपकी तरफ से थोड़ा थोड़ा बता दिया, फिर उसके बाद आपका इस सब्जेक्ट में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप वही समरी चार्ट जो बनाए आपने सेक्शन वाइज, आप घर पे जाके दोबारा पढ़ोगे। और जब से अपना क्वेश्चन नंबर 39 शुरू होगा, आपकी तरफ से सारे पॉइंट्स के जवाब खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है
पहले पहले आप बताने में हिचकिचाओगे, फिर बताओगे, थोड़ा डरोगे, फिर पूरा खुल जाओगे, फिर सब बताना शुरू हो जाओगे। अलग अलग स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस धीरे धीरे आपको पार करनी है। बात समझ आ गई मेरी? क्या बोला मैंने? कि अच्छा हाँ समझ गया, कल से आना ही नहीं है। अगर अभी भागे तो हमेशा भागते ही रहोगे, ये ध्यान रखना। ये इंटर लेवल पे भी 12 से 16 नंबर का आएगा, और अदर चैप्टर से भी कुछ एक प्रोविजंस रिलेटेड है। अगर ये छूटा वो भी छूटेगा, क्यों? इंटरकनेक्टिविटी है। फिर फाइनल में आप डायरेक्ट टैक्स वाला सब्जेक्ट पास ही नहीं कर सकते अगर अभी इस चैप्टर से भागे तो। फिर फाइनल होगी नहीं, केस खराब। तो अगर अपना केस खराब नहीं करवाना है, बी अलर्ट, जो प्रोसेस बताया है उसके मुताबिक चलना, ठीक है? फिर डीटी फाइनल की आपके लिए इजी हो जाएगी। और एक बात अभी मैं कह रहा हूं, अगर मेरा कहा हुआ मान लिया तो आपको इस सब्जेक्ट का फ्लेवर समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये सब्जेक्ट पढ़ने का ढंग, तरीका ये है। मेरे को पता है अभी तक आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका समझ नहीं आया है, कैसे पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं रिवीजन कैसे करूं, वापस नहीं होता है। तो ये चैप्टर वो टर्निंग पॉइंट है जहां से आपको समझ आएगा कि ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है, ठीक है? तो ये चैप्टर अपना वैसे जाके खत्म होगा पूरा कंप्लीट 10 दिसंबर तक। 10 दिन और चलेंगे, और ये मान के चलना ये 10 दिन आपके लिए थोड़े से टफ है। क्यों? आपको ये घर जाके बार बार पढ़ना है। समझ रहे हो? मैंने बोला बार बार, बस एक बार उठा के पढ़ लिया ऐसे नहीं होगा। घर पे गए, यहां से कितने बजे छूटते हो? 4 बजे। वापस 5 बजे बैठे, पढ़ा, एक बार पढ़ लिया। हाँ, ये आपका ब्रेक हो गया भाई। नहीं, कैसे करना है वो थोड़ी गाइडेंस दे रहा हूं मैं। हाँ, ये ब्रेक ही है। चलिए, तो 5 बजे पढ़ा, जो 5 बजे पढ़ा आपने वही वापस रात को 10 बजे दोबारा पढ़ना है। बार बार एक ही चीज बार बार पढ़नी है। यही तरीका है सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। और कम से कम, वैसे मेरी बात मानो चाहे मत मानो, 10 आने वाली 10 तारीख तक मेरी बात मानते हुए चलना। अगर मान के चले तो आगे से मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, आगे मेरी गाइडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे अपने आप उसके हिसाब से चलते जाओगे, आपको अपने आप ही वो सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका मिल चुका होगा, ठीक है? और अगर अभी इस चीज से भागे, नहीं हो पाएगा आपसे। फिर सोच लेना कैसे करना है। चलिए, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। गवर्नमेंट ने लेबर लॉ बना रखे हैं। गवर्नमेंट क्या मानती है? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज का खून चूसता है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज का खून चूसता है।
ठीक है, ये मानती है। गवर्नमेंट चाहती है एक एम्प्लॉय के नजरिए से सोच के देखो, 60 साल तक वो जॉब पे रहेगा, उसके बाद रिटायर हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था आरपीएफ का कंसेप्ट। गवर्नमेंट बोलती है कि एम्प्लॉय को सैलरी देते वक्त अभी अभी उसका थोड़ा थोड़ा पैसा काटते रहो, जमा करते रहो, उसके लिए सेविंग करते रहो। उसके लिए सेविंग करते रहो। मान लो कोई एम्प्लॉय 25 साल की एज में जॉब करना शुरू हुआ, जब तक वो 60 साल तक जॉब करेगा, हर मंथ की उसकी सैलरी देते वक्त उसमें से उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा पैसा काटते रहना, वो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में जमा कराते रहना। तो जब वो 60 साल का हो जाएगा, खूब सारा फंड इकट्ठा हो जाएगा और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको ये फंड मिलेगा। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का क्या झमेला है, डिटेल में बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मान लो सैलरी देता है फॉर एग्जाम्पल 10,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं तुमको 10,000 पर मंथ सैलरी दे रहा हूं, इसमें से तुम्हारा 12% पीएफ का पैसा काटूंगा। प्रोविडेंट फंड एक्ट बना हुआ है, उसमें बोला है गवर्नमेंट ने कि 12% काट दो पैसा एम्प्लॉय का। तो 10,000 का 12% मतलब 1200 पर मंथ ये एम्प्लॉय का पैसा काटा जाएगा। मतलब एम्प्लॉय को इन हैंड सैलरी कितनी पे की जाएगी? ये एम्प्लॉय को इन हैंड सैलरी दी जाएगी, एम्प्लॉयर इतना ही पे करेगा उसको। ठीक है, ये 1200 जो उसका काटा गया है, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, पैसा उसका ही है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। गवर्नमेंट बोलती है एम्प्लॉयर आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करते वक्त उसका 12% पीएफ का पैसा काट दिया, ये आपको जमा कराना है, लेकिन एम्प्लॉयर आप इसमें अपनी तरफ से भी 1200 इक्वल कंट्रीब्यूशन, इन जनरल इक्वल होता है, तो ये एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा कराए। ठीक है, और पीएफ डिपार्टमेंट में कितना जमा हो? 2400, ये हर महीने जमा होगा पीएफ डिपार्टमेंट में। पीएफ डिपार्टमेंट में 2400 जमा होगा। इस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एनकरेज करना चाहती है। कैसे? इन जनरल क्या होगा, जब एम्प्लॉय का ये 1200 काटा जाएगा, एम्प्लॉय को क्या लगेगा? अपने एम्प्लॉयर को क्या बोलेगा? मत काटो, ये पूरा मेरे को दे दो। गवर्नमेंट बोलती है नहीं, आप एम्प्लॉयर हो, अपने एम्प्लॉय को एनकरेज करो, उसको बोलो कि तेरा कटा तो 1200 है, लेकिन 1200 हम और जमा कराएंगे, तो तेरे नाम से जमा तो 2400 हो रहा है। अब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, अच्छा आप काट रहे हो 1200 और जमा हो रहा है 2400, भले ही काटो। ठीक है, भले ही मेरी सैलरी का पेमेंट 1200 उसमें से काट दो, जमा हो रहा है, ठीक है, ये फ्यूचर के लिए सेविंग हो रही है। ठीक है, तो ये बात एम्प्लॉय के एंगल से थी। गवर्नमेंट ने लेबर लॉ बना रखे हैं। अब इस मामले को हम ले जाते हैं एम्प्लॉयर की सोच के हिसाब से, एम्प्लॉयर के एंगल से डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉयर के एंगल से डिस्कस करना शुरू करता हूं। बताइए, एम्प्लॉयर जब अपना P&L अकाउंट बनाएगा, एम्प्लॉयर जब अपना P&L अकाउंट बनाएगा, वो अब एक आप बात बताओ कि वो सैलरी P&L अकाउंट में कितनी लिखेगा? बताइए, 10,000 लिखेगा या 8,800 लिखेगा? कितनी लिखेगा? 10,000 फुल।
तो टू सैलरी, ये एम्प्लॉयर का P&L अकाउंट है। अब जो बातें हो रही है टोटली एम्प्लॉयर के एंगल से हो रही है। तो टू सैलरी कितना, 10,000। फिर तो मतलब अब एक बात बताइए, इस 10,000 के अंदर एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन 1200, एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन 1200 शामिल है कि नहीं? शामिल ही है। इसका मतलब सैलरी P&L अकाउंट में रिपोर्ट होती है इनक्लूसिव ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। बात ध्यान से सुनना, P&L अकाउंट में सैलरी रिपोर्ट की जाती है इनक्लूसिव ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। समझ गए? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐसे इसके अंदर शामिल है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या? अब एक बात बताओ, एम्प्लॉयर का कहना है, अब एम्प्लॉयर के एंगल से ही सोच रहा हूं मैं, 10,000 तो उसको दे रहे हैं, 1200 क्या और एक्स्ट्रा अपनी जेब से निकाल के एम्प्लॉयर दे रहा है क्या? तो एम्प्लॉयर के नजरिए से सोचो, इस एम्प्लॉय की कॉस्ट पर मंथ कितनी आ रही है? 11,200 आ रही है। क्या 11,200 आ रही है इस एम्प्लॉय की कॉस्ट पर मंथ? बिल्कुल। तो ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर इधर P&L अकाउंट में डेबिट करेगा कि वो मेरी कॉस्ट है, वो मेरा खर्चा है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इधर आएगा 1200 हो गया टोटल। ये एम्प्लॉय की कॉस्ट उसके लिए कितनी आ रही है? टोटल 11,200। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इस एम्प्लॉयर के ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का, इस खर्चे का PGBP हेड में क्या होगा, उससे रिलेटेड बातें समझते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में, या एम्प्लॉइज के लिए एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस फंड ESI फंड बना हुआ है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर के लिए ये खर्चा है। इस खर्चे की छूट उसे PGBP हेड के सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में मिलेगी। ठीक है। अब अंदर क्या दे रखा है? एनी सम पेड बाय SSE एम्प्लॉयर, SSE एम्प्लॉयर है एज हिज कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन जो वो कर रहा है RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ESI एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, या ASF अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में जो उसने बनाया है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। तो उसने जो सम पेड किया है इस इन फंड में, इस खर्चे का उसे डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में। और अब कोई बोले कि आपने बोला कि एम्प्लॉयर ने ये 12% कंट्रीब्यूशन किया, PF एक्ट में लिखा हुआ है 12%। एक एम्प्लॉयर 15% कंट्रीब्यूट कर ले, मतलब ये 1200 के बजाय 1500 कंट्रीब्यूट कर ले, तो डिडक्शन एम्प्लॉयर को इधर 1200 का मिलेगा या 1500 का मिलेगा? 1200 का ही मिलेगा। देखिए नोट, डिडक्शन इन दिस रिस्पेक्ट शैल बी अलाउड अप टू द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रेलेवेंट लॉ। रेलेवेंट लॉ यहाँ क्या है? PF ESI एक्ट। PF में बोला है 12%, तो डिडक्शन उसी लिमिट तक मिलेगा। अगर एक एम्प्लॉयर 15% कंट्रीब्यूट करेगा तो 3% अलाउ नहीं होगा, अप टू 12% जितना ही अलाउ होगा। और वो जो अप टू 12% वाला है वो भी एक्चुअली पेड होना चाहिए, कारण एम्प्लॉइज से जुड़े हुए सारे मुद्दे एम्प्लॉयर के लिए बड़े सेंसिटिव माने जाते हैं। ये एक्चुअली पेड होना चाहिए क्योंकि इस पर सेक्शन 43B लगती है। ठीक है। और सेक्शन 43B क्या बोलती है? एक्चुअल पेमेंट बेसिस, और उसमें एक्सटेंशन रूल है, जरूरी नहीं है ईयर एंड तक पे हो। कब तक पेड हो? ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी पेड हो। तो वो खर्चा किस ईयर में लागू हो जाएगा? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। ठीक है। तो इस पर सेक्शन 43B लगती है। अब इसी को ही लेकर आगे बात करता हूं
मान लो ये सैलरी थी फरवरी 2023 की, अभी आपका प्रीवियस ईयर 22-23 है, इसलिए मैं फरवरी 23 की बात बोल रहा हूं। फरवरी 2023 की सैलरी है, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इधर आया, क्या ये अलाउड है? अभी मैंने बोला हाँ ये अलाउड है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में अलाउड है। सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 अलाउएबिलिटी राउंड चलते हैं। फिर क्या एस्पेक्ट डिसअलाउएबिलिटी का कोई सेक्शन आ सकता है 43B, अगर ये एक्चुअली पेड नहीं हुआ तो, और एक्चुअली पेड कब तक? तो क्या इस पर सेक्शन 43B लगेगी? इस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर 43B अप्लीकेबल है, 43B अप्लीकेबल है। 43B अप्लीकेबल होना मतलब ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कब तक होना चाहिए? डिपॉजिट अप टू कब तक होना चाहिए डिपॉजिट? ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक। तो ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट होना चाहिए ITR फाइलिंग ड्यू डेट, ठीक है? मतलब कब तक? 31 जुलाई 2023 तक पीएफ डिपार्टमेंट में जमा हो जाना चाहिए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को जमा कराना है या पीएफ डिपार्टमेंट में जमा कराना है? पीएफ डिपार्टमेंट में जमा ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक हो जाए। इस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर सेक्शन 43B लगती है। इतनी बात यहां तक कंप्लीट। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कंप्लीट, ठीक है? अब दूसरा मुद्दा उठाता हूं, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात खत्म, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा? अब सोच के देखो कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी देते वक्त उसका पैसा काट देता है? अब पैसा तो काट दिया उसने, पीएफ डिपार्टमेंट में उस रिलेवेंट फंड में जमा ना कराए तो फिर क्या होगा? मतलब वो दूसरे लोगों का पैसा, अपने एम्प्लॉइज का पैसा हड़प के बैठा है, तो क्या उसको पैसा काटते वक्त इनकम नहीं माना जाए क्या एम्प्लॉयर की? प्रोविजन ऐसे बनाए गवर्नमेंट, बोलते आप पैसा काट रहे हो एम्प्लॉय का, तो ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो आपने उसकी सैलरी में से काटा है, उसकी सैलरी देते वक्त ये एक बार तो हम आपकी इनकम मान लेंगे। एम्प्लॉयर बोलेगा मेरी इनकम थोड़ी ना, मैं तो इसको रेलेवेंट फंड में जमा कराऊंगा ही। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? अच्छा जमा करा दोगे, जब जमा करा दोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा, जमा करा दोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब जमा नहीं कराओगे तो सिर्फ इनकम ट्रीट होके रह जाएगा और इस खर्चे का डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। समझे? तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड बातें यहां दे रखिए, ढंग से देखो। ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ, एम्प्लॉय। एक बार प्रोविजन पढ़ लो, फिर वो जो एग्जाम्पल लिखवाया है उसको कंप्लीट करेंगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंड वही है क्या? RPF, ESI, ASF वगैरह, वो सारे स्टाफ वेलफेयर फंड है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने कलेक्ट किया, उनको सैलरी देते वक्त उसमें से काट दिया था, उसका क्या? तो एनी सम, क्या ये पैसा एक बार एम्प्लॉयर को रिसीव हो रहा है? तो रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर SSC। किससे रिसीव हो रहा है? फ्रॉम द एम्प्लॉइज एज देयर कंट्रीब्यूशन। देयर कंट्रीब्यूशन मतलब ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंड्स, तो इससे एक बार इनकम माना जाएगा एम्प्लॉयर SSC के हैंड्स में। और इनकम मानने का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 बोलू या क्लॉज बोलू? मैंने बोला था सेक्शन 2 और 10 के लिए विद इन ब्रैकेट जो आता है वो क्लॉज होता है, तो सेक्शन
2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 10 2 24 10 में से इनकम माना जाएगा। ठीक है, इनकम माना जाएगा। अच्छा, इनकम माना जाएगा मतलब इफेक्ट ऐसा आ रहा है। इफेक्ट इनकम मानेंगे तो मैं एक क्रेडिट साइड में लिखूं इसको। इनकम मानेंगे तो क्रेडिट साइड में आएगा ना, तो गवर्नमेंट इसको एक बार इनकम मानेगी बाय एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉइज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 1200। तो वो 1200 इधर आ गया। इनकम मानेंगे उससे पहले, तो मैं लिख देता हूं, इसे इनकम माना जाएगा अंडर सेक्शन 224 क्लॉज 10। 224(10) इसे इनकम माना जाएगा। फिर एक बार इनकम तो मान लिया, बट एम्प्लॉयर बोलेगा फिर मेरी इनकम थोड़ी ना, ये तो मैंने उनकी सैलरी में से काट के पीएफ डिपार्टमेंट में जमा करा दिया, मेरे पास कौन सा रखा। तो अगर एम्प्लॉयर इसको रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक, अब ध्यान रहे मैं आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं बोल रहा हूं, मैं रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट बोल रहा हूं। रेलेवेंट फंड या पीएफ फंड है, पीएफ में पैसा जमा कराने की क्या तारीख है, वो पीएफ एक्ट के हिसाब से है। अब ध्यान से सुनना फरवरी 2023 की है सैलरी, ये फरवरी 2023 का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काटा गया। एम्प्लॉयर को बोला जाएगा आपने ये काटा है, गवर्नमेंट को जमा कब तक कराओ? अगले महीने की 15 तारीख तक। तो ये महीना कौन सा है? फरवरी 23। तो अगला महीना मतलब 15 मार्च 2023 तक कहां जमा होना चाहिए? पीएफ डिपार्टमेंट में जमा करवा दो। तो पीएफ डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉय ये जमा करा देगा तो उसे ये खर्चा मानकर इसका डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एक बार इनकम माना जाता है, और अगर एम्प्लॉयर ये टाइमली डिपॉजिट करा देता है तो ये एक्सपेंस भी मानकर उसको अलाउ कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 5A। ये सब आपके रग रग में बस जाने चाहिए। सेक्शन इनकम माना जाएगा सेक्शन 224(10) में। फिर जमा करा देगा टाइमली एम्प्लॉयर, तो क्या कहां अलाउ होगा? सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 5A में। ठीक है, क्या इस पर सेक्शन 43B लगती है? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर सेक्शन 43B लगती है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर नहीं लगती है। तो मैं आगे लिखता हूं, इस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर सेक्शन 43B नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, इस पर अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। तो ये कब तक डिपॉजिट होना चाहिए? अरे 43B लगती तो वो बोलती आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी जमा कराओ तो चलेगा, लेकिन अभी इस पे सेक्शन 43B नहीं लगेगी तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? ये एम्प्लॉयर को डिपॉजिट कराना पड़ जाएगा रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक, ना कि आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक। तो इस पर सेक्शन 43B नहीं लगती है। तो ये डिपॉजिट कब तक हो जाना चाहिए? ये डिपॉजिट हो जाना चाहिए ड्यू डेट अंडर रेलेवेंट लॉ, ड्यू डेट अंडर रेलेवेंट लॉ। बात समझ आ गई? तो समरी नोट करें, समरी सोचें। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, उसे अलाउ हो जाता है अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4।
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का क्लॉज है क्लॉज 4, ठीक है। फिर इस पे सेक्शन 43 भी लगती है, वो बोलती है कि आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी पेड हो। इसका मतलब ये फरवरी 23 की सैलरी है, वैसे तो 15 मार्च तक जमा होना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है 15 मार्च 2023 तक जमा हो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 15 मार्च 2023 तक जमा नहीं होके आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई 2023 तक भी जमा होगा तो अलाउएबल है। इसको सेक्शन 43 भी डिसअलाउ नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, क्या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए दो बातें हैं। पहले इसे इनकम माना जाएगा सेक्शन 224 क्लॉज 10 में, और अगर एम्प्लॉयर इसको रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक जमा करा देगा तो उससे इस एक्सपेंडिचर भी मान लेंगे और इस एक्सपेंडिचर का उसे डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 5A में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर सेक्शन 43 भी लगती है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन पर सेक्शन 43 भी नहीं लगती है। और उसका इफेक्ट ये आता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो आप आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करा सकते हो, लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक जमा हो जाना चाहिए। बात समझ आ गई? ये बातें यहां दे रखी है। अब यहां ये समझना है आपको कि रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट क्या है। देखिए, मैंने एक बार तो बोल दिया, ये आपको क्या माना जाएगा, एक बार तो इनकम माना जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, इफ द एम्प्लॉयर एसएससी डिपॉजिट्स सम सो रिसीव्ड, उसको जो पैसा मिला है डिपॉजिट करवा देता है किसमें, टू द रेलेवेंट फंड में अप टू द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रेलेवेंट लॉ, देन इट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 5A। और रेलेवेंट लॉ की ड्यू डेट क्या है, पीएफ का है तो अगले महीने की 15 तारीख, ईएसआई का फुल फॉर्म एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ये क्या है, कई लोग नहीं समझते, बताता हूं। ईएसआई क्या होता है, ये गवर्नमेंट का फंड है। जैसे पीएफ का पैसा कटता है सैलरी में से, वैसे ईएसआई का भी पैसा कटता है, ठीक है। गवर्नमेंट, आपने एक जगह कहीं देखा आपने ईएसआई हॉस्पिटल बने हुए, ईएसआई हॉस्पिटल बने हुए, नाम पूरा क्या है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। जो एम्प्लॉय ईएसआई में कवर्ड है, जो एम्प्लॉय ईएसआई में कवर्ड है, वो उस ईएसआई हॉस्पिटल में जाकर फ्री में इलाज करवा सकता है। एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी मिलती है, एम्प्लॉय उस ईएसआई हॉस्पिटल में जाकर फ्री में इलाज करवा सकता है, ठीक है। तो ईएसआई में भी पैसा कटेगा क्या उसका, जैसा एम्प्लॉयर ने सैलरी देते वक्त पीएफ का पैसा काटा, वैसे ही ईएसआई का भी कुछ काटेगा। वो कब तक गवर्नमेंट को जमा कराए, वैसे ड्यू डेट है अगले महीने की 21 तारीख, बट ईएसआई के केस में गवर्नमेंट ने 5 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है, तो इफेक्टिव डेट हो जाती है डिपॉजिट कराने की अगले महीने की 26 तारीख, अगले महीने की 26 तारीख। तो पीएफ की ड्यू डेट क्या है, अगले महीने की 15, ईएसआई की अगले महीने की 26 तारीख तक, ठीक है। यहां पर मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर सेक्शन 43 भी एप्लीकेबल नहीं होती है, सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर होती है, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों समझ आ गया। अब एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, राइट ऑफ अलाउंस फॉर एनिमल्स। आप बोलेंगे एनिमल्स के लिए, मैंने एक बात बोली थी डेप्रिसिएशन के वक्त कि लाइव स्टॉक पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो जिन एसएससीज के लिए लाइव स्टॉक एनिमल्स वगैरह फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो उनके लिए एनिमल्स फिक्स्ड एसेट्स हैं, बट वो उन फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन नहीं ले पाते, कारण लाइव स्टॉक पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है। तो मान लो किसी एसएससी दूध वाला है, उसने गाय खरीदी,
गाय खरीदी उसने 80,000 में। इस 80 ये गाय उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स है, बट लाइव स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं मिला उसको, तो 80,000 का उसने ओरिजिनल कॉस्ट इनकर की, उसे इस 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट का डिडक्शन कहीं नहीं मिला। अब अगर उस गाय को कुछ हो जाए, वो गाय मर जाए, तो उसे नुकसान होगा कितना? 80,000। ठीक है, गाय मर गई, गाय की चमड़ी वगैरह बेचने से उससे 5,000 मिला पैसा, तो इफेक्टिवली उसको लॉस कितना हुआ? 75,000 का उसको लॉस हो गया। तो ये 75,000 का लॉस यहां पीजीबीपी हेड के सेक्शन 36 में उसको अलाउ कर दिया जाएगा राइट ऑफ अलाउंस के नाम से। तो राइट ऑफ अलाउंस फॉर एनिमल्स, ये डिडक्शन कब मिलेगा? जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। कंडीशन क्या? ये एनिमल्स एसएससी के लिए फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए, ये एनिमल्स एसएससी के लिए फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो एसएससी के बिजनेस के लिए ये फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई, द एनिमल्स हैव डाइड, गाय मर गई और बिकेम परमानेंटली यूजलेस फॉर एसएससी बिजनेस, बिकेम परमानेंटली यूजलेस फॉर एसएससी बिजनेस। गाय की एज हो गई है, इसने ज्यादा एज हो गई है, दूध देना बंद कर दिया है, तो लोग क्या करते? फिर छोड़ देते गाय से, तो नुकसान तब भी हुआ, बिकेम परमानेंटली यूजलेस फॉर एसएससी बिजनेस। तो या तो डेथ हो गई या बिकेम परमानेंटली यूजलेस, तो नुकसान तो हो गया। डिडक्शन कितना मिलेगा इस नुकसान का? राइट ऑफ अलाउंस के नाम से डिडक्शन मिलेगा इस नुकसान का कितना? द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ एनिमल, एनिमल की कॉस्ट कितनी थी? मैंने बोला 80,000 में आपने गाय खरीदी थी, एंड सेल प्राइस ऑफ एनिमल, कितने में बेचा? या कार्केसिस मतलब उनका मांस, चमड़ी वगैरह, ये कितने में बेचा? आपने 5,000 में बेचा। तो 80,000 और 5,000 का डिफरेंस 75,000 का आपको घाटा हुआ। ये आपको राइट ऑफ अलाउंस के नाम से अलाउ कर दिया जाएगा पीजीबीपी हेड के सेक्शन 36 में। समझे बात? अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट का कई बार पूछना होता है, अच्छा ये डिडक्शन उनको मिलेगा जिनके लिए ये एनिमल्स जो हैं फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनको मिलेगा ये डिडक्शन। तो अच्छा, जिनके लिए एनिमल्स स्टॉक इन ट्रेड होता है उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो कुछ एक स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन हो जाता है, बड़े इमोशनल होते हैं। अच्छा, जिनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है उनकी गाय भैंसे मरेंगी तो उनको उनकी कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये तो गलत बात है। अरे गलत बात कैसे? मैं कहूं जिनके लिए एनिमल्स स्टॉक इन ट्रेड होता है उनको तो ऑटो डिडक्शन मिल जाता है, इस सेक्शन की उनको जरूरत नहीं है। उनको ऑटो डिडक्शन कैसे मिल जाता है? उनके लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है तो वो इन एनिमल्स का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वो इन एनिमल्स की ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे ना, इधर वो गाय खरीदी हुई, उसकी परचेस कॉस्ट आ गई, वो गाय खरीदी गई 80,000 में। अगर वो गाय इस साल मर गई तो वो इधर क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में आएगी नहीं। अगर वो गाय जिंदा है, काम आ रही है, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी आएगी। अगर वो गाय मर चुकी है तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में आएगी नहीं। तो इधर क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो जीपी अपने आप टू दैट एक्सटेंट कम हो जाएगा कि नहीं? जीपी एनपी टू दैट एक्सटेंट अपने आप ही कम हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। तो ऑटो डिडक्शन हो गया कि नहीं? नेट प्रॉफिट अपने आप कम हो गया ना, ऑटो डिडक्शन हो गया। तो फिर उनको कहां लेने की जरूरत है डिडक्शन? यहां पर राइट ऑफ अलाउंस का डिडक्शन। इसलिए जिनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है उनको राइट ऑफ अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जिनके लिए एनिमल्स फिक्स्ड एसेट्स है उनको ही मिलेगा।
चलिए अभी इतना ही।